हेलो एंड वेलकम टू केम क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर दैट इज़ मोल कंसेप्ट। इसको हम जो मोल कंसेप्ट है, ये जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री है, इस पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हम बोलते हैं फाउंडेशन। इसको फाउंडेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट मोल कंसेप्ट and if your concepts are not clear about mole concept, your concept will not be clear about physical chemistry. so यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको याद रखना है मोल कंसेप्ट। अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसको भाई हम क्या बोलते हैं हम बोलते हैं इसको फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये चैप्टर एक फाउंडेशन है फिजिकल केमिस्ट्री जो आप पूरी पढ़ते हो, उसमें आपको इसके ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं मोल के, ये आपको क्लियर होने ही चाहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स, जैसे ऐसे हमने स्टेट्स पे बात करी थी, स्टेट ऑफ मैटर पे बात करी थी आपने पिछली क्लासेस में पढ़ लिया होगा। तो इस क्लास में भी है, इसको मैं लेफ्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये स्टेट ऑफ मैटर पढ़ाने की दोबारा से ज़रूरत नहीं होगी, आपको आता ही होगा, है ना। आप जानते हो क्या होती है, एक सॉलिड होती है, ठीक है, एक लिक्विड होती है और तीसरी स्टेट होती है भाई गैस। और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में, उनको और भी पता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट पता है उन्हें, प्लाज्मा पता है। तो वो 4-5 स्टेट आपको बता सकते हैं, मतलब इस तरह से। पर मेनली ये 3 हमें याद रखनी है। दूसरा जो फाउंडेशन की मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल केमिस्ट्री में, तो देखो है बहुत इंपॉर्टेंट। अब शुरुआत हम करते हैं भाई बहुत बेसिक टर्म्स से जो आपको पता होंगे, पहले से ही आपको पता होंगे, एटम्स। ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई ये तो बहुत बेसिक है एटम्स, लेकिन इतना भी बेसिक नहीं है। इस बार हम इस चीज़ को एक नए लेवल पे जाएंगे। वैसे आपने मोल कंसेप्ट भी पिछली क्लास में पढ़ा है, लेकिन एक डिफरेंट लेवल पर हम इसको थोड़ा सा लेके जाएंगे। 11th क्लास है आपकी। सो देखो एटम्स क्या होते हैं, तो एटम्स के लिए हम बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। भाई एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है मैटर का, क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। देखो पहली चीज ये है कि आपको यहाँ पर रटना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। जो डेफिनेशंस होती थी वो केवल 10th तक काम आती हैं, उसके बाद डेफिनेशंस काम नहीं आती हैं। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म, ठीक है, आपको टर्म का मतलब समझना है केवल। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर हम इसको बोलते थे, ठीक है, which participates in a chemical reaction, which participates in a chemical reaction। ठीक है भाई, कोई जो एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है भाई। ठीक है, अब इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स देखें तो जैसे पहली चीज है कि जो एटम होते हैं ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं, पहला फैक्टर तो ये है, आपको याद रखना है। आइडेंटिटी कैसे लूज नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं, एक एग्जांपल लिख दूं H2+O2, तो क्या फॉर्म करेगा भाई, यहाँ पे फॉर्म करेगा H2O। ठीक है, अब अगर इस H2O को मैं दोबारा से क्या कर देता हूँ, इलेक्ट्रोलिसिस कर देता हूँ, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पर मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा H2 और O2 फिर से सेपरेट हो जाएंगे इन देयर गैसियस स्टेट। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या आपको थोड़ा सा याद रखना है इसमें। देखो आइडेंटिटी कैसे लूज नहीं करी, देखो हमने क्या करा, दो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ने क्या करा, रिएक्शन करी और बनाया H2O। अब इस H2O के अंदर भी इनके एटम्स जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही थे। अब ऐसा तो नहीं था कि एक नाइट्रोजन बन गया हो, दूसरा ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन बन गया हो, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी क्या रखी, रिटेन रखी है। तो ये अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं एटम्स के बारे में। अब अगर हम उनका इलेक्ट्रोलिसिस करा देंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर फिर से हमें वही इनिशियल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, दैट वाज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो एटम्स कभी भी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते हैं भी। दूसरा कि इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, ठीक है ना। एटम्स डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है भाई इनकी, ये आपको याद रखना है। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि कोई, जैसे आपको दिख रहा है कि हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन कभी ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा किस फॉर्म में दिखेगा, HH की फॉर्म में दिखेगा। या ऑक्सीजन आपको कैसे दिखेगा, आपको दिखेगा O बॉन्ड O की फॉर्म में दिखेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखेंगे। यानी ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इन्हें हमेशा क्या रहना होगा, पेयर में रहना होगा या किसी दूसरे के साथ रहना होगा। ठीक है, अब अगर आप बोलेंगे कि भाई जैसे कोई एक एटम है, सपोज मैं लिख रहा हूँ सोडियम,
तो सोडियम तो अकेला है, ये तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि जब भी हम सोडियम की बात कर रहे हैं, सपोज हम बात कर रहे हैं एक रॉड, एक सोडियम पीस की मैं बात कर रहा हूँ, सपोज ये सोडियम का पीस है, काफ़ी सॉफ्ट मेटल होता है, ठीक है। तो सोडियम की, अब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर केवल एक एटम हो, यहाँ पे तो बल्क ऑफ एटम है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे तो पूरे क्या है, बहुत सारे एटम है यहाँ पे, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। हो सकता है इसके आयनिक फॉर्म में ये करे या फिर दूसरी फॉर्म में, लेकिन अगर मैं इसकी इस स्टेट की बात करता हूँ सोडियम की, तो ये बहुत सारे एटम्स के साथ ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि कुछ नोबल गैसेज होती हैं, जैसे मैं बात कर लूँ हीलियम होगी, नियॉन होगी, ठीक है, तो ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, एक हद तक कर सकते हैं। लेकिन ये भी क्या होती है, ऐसा नहीं मिलेगा आपको कि आपको किसी जैसे मैं इस रूम के अंदर की बात कर लूँ, तो यहाँ पे एक ही एटम मिलेगा आपको हीलियम का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जहाँ आपको हीलियम मिलेगी वहाँ आपको बल्क में मिलेगी, ठीक है। जहाँ आपको नियॉन मिलेगी वहाँ भी आपको बहुत सारे एटम्स एक साथ मिलेंगे, ठीक है। तो उसका तो रीजन होता है इंस्टेंटेनियस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो उनके बीच में बनते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे कि ऐसे फोर्सेस कैसे डेवलप होते हैं। आपको बल्क में ये गैसेस मिलेंगे, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं शो करते एटम्स। तो ये तो था बहुत कुछ सिंपल सा कॉन्सेप्ट्स एटम्स के बारे में जो आपको पता होने चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मोल कॉन्सेप्ट। देखो हमारा पास मेन फोकस है हमारा किस पे, मोल कॉन्सेप्ट पे। तो मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए इन बेसिक टर्म्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं मॉलिक्यूल, ठीक है। तो भाई मॉलिक्यूल समझते हैं कि मॉलिक्यूल है क्या। तो देखो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी बहुत सेम है, बिल्कुल वही सेम है। इसको भी हम वही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। चलो, तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक इसके हो सकते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक तो बहुत सिंपल है कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, ठीक है ना, हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो भाई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस आप जानते होंगे, एग्जांपल्स में आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, ये आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, ये भी मॉलिक्यूल है और इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। चलो ये तो था मॉलिक्यूल, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अब आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है दैट इज एटॉमिक मास। अब आप बोलेंगे एटॉमिक मास के बारे में तो हम जानते हैं, लेकिन ठीक है अगर आप जानते हो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक अलग लेवल में हमें इसे देखना होगा। सो एटॉमिक मास क्या होता है, पहली चीज एटॉमिक मास है क्या भाई। तो देखो एटॉमिक मास क्या है, इसको समझने के लिए देखते हैं हम लोग। जब आप कुछ खरीदते हो या सपोज आप चीनी खरीद रहे हो, शुगर खरीद रहे हो, तो आप किस में खरीदते हो उसको, आप खरीदते हो केजी में, ठीक है। क्या खरीदते हो आप लोग, केजी में खरीदते हो। अब केजी है क्या, आप कैसे डिफाइन करोगे कि केजी है क्या, केजी को तो डिफाइन कर ही नहीं सकते। तो हमने बोला है, या डिफाइन अपने हिसाब से आप इसे कर सकते हैं, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं बोल सकता, यूनिवर्सल आप नहीं बोल सकते कि हाँ केजी ये है। तो इस तरह से क्या हुआ कि एक रेफरेंस है, ये क्या है केजी, एक ब्लॉक है सपोज, और उसको क्या मान लिया आपने, इसको मान लिया आपने 1 kg, ठीक है। क्या मान लिया आपने इसे 1 kg, एक ब्लॉक को आपने क्या मान लिया 1 kg, ठीक है। अब इस 1 kg को अब जो दूसरे मासेज होते हैं इसको हमने क्या मान लिया भाई, एक रेफरेंस मान लिया, क्या मान लिया, इसको एक रेफरेंस मान लिया। अब जो दूसरे मासेज होंगे, सपोज हमारे पास इससे एक बड़ा ऑब्जेक्ट आ गया कुछ इस तरीके से, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी रिस्पेक्ट में इसको चेक करेंगे कि कितना। हमने सपोज बोल दिया कि ये जो ये वाला पार्ट है ये 2 टाइम्स ज्यादा है फर्स्ट के, तो हम क्या करेंगे 2 × 1 कर देंगे, तो ये कितना केजी हो जाएगा, 2 kg हो जाएगा। थोड़े ध्यान से समझना, ये कितना हो जाएगा 2 × 1, ये 2 टाइम्स ज़्यादा था इस ऊपर वाले से, तो हमने कर दिया 2 × 1 यानी 2 kg। तो करा क्या हमने भाई, यहाँ पर हमने केजी को एक 1 kg को एक रेफरेंस मान लिया दूसरे वेट को कैलकुलेट करने के लिए, या दूसरे वेट्स को मेजर करने के लिए, या मासेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या करा भाई, यहां पर एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड एटम मान लिया, क्या मान लिया, एक स्टैंडर्ड एटम, स्टैंडर्ड एटम। और वो स्टैंडर्ड एटम हमने माना है कार्बन 12 को। किसको माना है, कार्बन 12 को। थोड़ा समझना है इसको, रेफरेंस मान लिया हमने कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में, एक रेफरेंस हमने मान लिया। तो हमने बोला भाई जो एटॉमिक मास होता है
जो आपका एटॉमिक मास होता है वो 1/12 होता है किसके, मास ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के 1/12 मास के वो बराबर होता है। हमने कुछ इस तरीके से एटॉमिक मास को डिफाइन कर लिया। ठीक है, देखो तो हमने एटॉमिक मास को इस तरह से डिफाइन कर लिया। अब आप बोलेंगे कि जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, अगर हम ले लें मास ऑफ वन नाइट्रोजन एटम, ठीक है ले लिया हमने। अब देखो क्या होता है, मास क्या होता है नाइट्रोजन एटम का, होता है 14, ठीक है, इनटू 1/12 मास ऑफ कार्बन। अब हम इससे कंपेयर करेंगे, जैसे हम यहाँ पर 1 kg के साथ इसको कंपेयर कर रहे थे, हमने बोले 2 टाइम्स है किसके, फर्स्ट वाले के। फर्स्ट वाला क्या था 1 kg, तो यहाँ पर हमने इसको रेफरेंस मान रखा है, तो 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 हमने इसको इस तरह से मान लिया। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब जैसे अब उसी तरीके से अगर हम चेक करेंगे भाई, क्या उसी तरीके से मैं चेक करूं, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर मैं चेक करता हूं, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, अगर मैं यहाँ पे मास ऑफ ऑक्सीजन एटम चेक करता हूं तो देखो क्या होगा, होगा क्या 16 इंटू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, ऐसा हो जाएगा। तो देखो मैं 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 को रेफरेंस मान के चल रहा हूं और तब जाके मैं एटॉमिक मास को कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, अब मुझे ये जो चीज है ये मुझे बार बार लिखनी पड़ रही है, यानी 1/12 ऑफ कार्बन 12 ये मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं एक यूनिट मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं, इसको एक यूनिट मान लेता हूं। ठीक है, मैं इसको एक यूनिट मान लेता हूं और उस यूनिट को मैं नाम देता हूं AMU। क्या नाम देता हूं इसको, AMU। ठीक है, यानी इसको बार बार लिखने से बढ़िया है कि मैं उसको एक यूनिट का नाम दे दूं, दैट इज AMU। ठीक है, बार बार लिखना पड़ेगा तो मैं AMU लिख लेता हूं। AMU का मतलब होता है भाई एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट आपका। अब देखो ये एटॉमिक मास यूनिट जो है वो प्रेजेंट में हो गया है, AMU की जगह हम सिर्फ लिख देते हैं U। AMU की जगह आपका केवल U भी चलता है, और U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। U का क्या मतलब होता है, यूनिफाइड मास। आपको थोड़ा ये याद रखना है। तो अब देखो मैं नाइट्रोजन के मास को क्या लिख सकता हूं, नाइट्रोजन के मास को लिख सकता हूं 14, और इस पार्ट को मैं पूरा क्या लिख रहा हूं भाई, AMU लिख रहा हूं। इस पार्ट को पूरा क्या लिख रहा हूं मैं, AMU, यानी 14 AMU। ये ऑक्सीजन के मास को मैं क्या लिख सकता हूं, ऑक्सीजन के मास को मैं लिख सकता हूं 16 AMU। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट, और मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं इसके लिए, U लिख सकता हूं, यानी यूनिफाइड मास। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं। ठीक है, इतने करने से भी काम चल जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये AMU आया कहां से, आपको थोड़ा ये याद रखना है इसका मतलब है क्या। इसको आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। अब देखिए किसी भी एटम के मास को हम रिलेट कर रहे हैं किससे, 1 AMU से रिलेट कर रहे हैं, यानी 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 से हम इसे रिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, यानी एटम के मास को, किसी एलिमेंट के मास को हम इस पार्ट से रिलेट कर रहे हैं, या 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 से रिलेट कर रहे हैं। अब रिलेट करने की वजह से हो क्या रहा है कि हम एटॉमिक मास को एक और नाम देते हैं जिसे हम बोलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या देते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। हम रिलेट कर रहे हैं बच्चे, ये थोड़ा ध्यान रखना, हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं यार, हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास या फिर RAM। ठीक है, आपको थोड़ा याद रखना है, रिलेट करने की वजह से हम इसे क्या बोल रहे हैं, RAM बोल रहे हैं, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एटॉमिक मास टेल्स अस दैट हाउ मेनी टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। यानी कोई भी एटम, किसी एलिमेंट का कोई भी एटम कार्बन 12 के 1/12 मास से कितना ज्यादा हैवियर है, ये कितने टाइम्स हैवियर है, उससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन है, आपको थोड़ा समझना है, याद नहीं करना है, ज्यादा रटना नहीं है। तो आपको देखो एक बार हमने पीछे क्या माना था, 1 AMU को हमने क्या माना था, या 1 AMU हमने किसे माना था, तो देखो हमने बोला था कि 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12। तो ये हमने क्या बोला था इसको, हमने बोला था इसको 1 AMU। अगर आपको पीछे याद नहीं है तो मैं आपको एक बार फिर से
शो करा देता हूँ। इसमें देख लीजिए, हमने क्या माना है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 को क्या मान लिया हमने, 1 AMU मान लिया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस याद, इसमें ये याद रखना है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना। अब देखो बच्चे, 1 AMU को क्या माना, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12। अब ये तो था पुरानी टेक्निक्स के लिए, यानी 17 to 18 सेंचुरी में हमें बहुत सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस नहीं हुई थी। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट आता है केमिस्ट्री में जिसे हम बोलते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी या मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या बोलते हैं इसको, मास स्पेक्ट्रोमीटर बोलते हैं। अब ये क्या, इसने क्या दिया हमें, एक्यूरेट मास दिया, किसका, इसने बोला कि जो मास ऑफ कार्बन एट 12 होता है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, उसने उसका एक्यूरेट मास दिया कितना, इसने बोला कि इसका एक्यूरेट मास होता है 1.99 इंटू 10⁻23 -23 ग्राम। तो भाई ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ने किसका मास दिया, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 का मास दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 AMU की जगह इसकी वैल्यू रखता हूं कि 1 AMU इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/12। अब इंटू मास ऑफ कार्बन 12, देखो मास ऑफ कार्बन 12, तो देखो कार्बन 12 का 1 एटम का मास मिल गया हमें। ठीक है, तो वो कितना था, 1 एटम का मास कितना मिला, 1.99। ठीक, 1.9 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, ये आपको मिल गया। या अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 AMU इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, ये आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। यानी अब आपको 1 AMU की वैल्यू भी पता चल गई कि 1 AMU की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे एग्जैक्टली अगर हम मेजर करेंगे तो। अब जो ये 1 AMU की वैल्यू आती है बच्चे, ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है 1/Na के। अब आप बोलोगे Na क्या है, तो Na यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर, यानी अगर 1/Na करेंगे हम तो क्या वैल्यू आएगी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये वैल्यू 1/Na के बराबर आती है। Na की जगह पे वैल्यू है, Na को हम बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, एवोगैड्रो नंबर। और अगर इसकी वैल्यू अगर हम चेक करेंगे कि Na की वैल्यू कितनी होती है, इसका न्यूमेरिक वैल्यू कितना है, तो आप जानते होंगे इसके बारे में, 6.023 इंटू 10⁻23 यूनिट्स, ये इसकी वैल्यू है। अब देखो हमने बोल दिया इसको 1/Na आ गया आपका। ठीक है, सो मैं क्या बोल सकता हूं, देखो ध्यान से समझो इसको। मैं बोल सकता हूं अगर मुझे मास निकालना है किसके, मास ऑफ ऑक्सीजन की मैं बात कर रहा हूं, या हाँ चलो मास ऑफ ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो इसको मैं लिख रहा हूं 16 AMU। मास ऑफ ऑक्सीजन को मैं क्या लिख रहा हूं, 16 AMU। अब आप जानते हैं कि 1 AMU का मतलब तो इतने ग्राम होता है, तो मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा बच्चे, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ ऑक्सीजन ध्यान रखना किसका, मास ऑफ 1 एटम निकाल रहे हैं हम लोग, मास ऑफ 1 एटम, आपको ध्यान रखना है मास ऑफ 1 एटम हम निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी मास ऑफ ऑक्सीजन कितना मान रहे थे हम, 16 AMU। AMU की वैल्यू आपको पता चल गई, AMU की वैल्यू कितनी है, ये है 1.66 इन 10⁻⁻24 ग्राम। आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिल जाएगा 1 एटम की वैल्यू, या 1 एटम का मास आपको यहाँ से मिल जाएगा। और थोड़ा आपको ये आपको याद रखना है कि इस तरह से 1 AMU का मतलब एग्जैक्टली कितने ग्राम होता है, तो AMU की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, 1 एटम का आपको मास मिल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे 1 एटम की वैल्यू मिल जाएगी। अब आप देखिए, आप वो बोलेंगे कि ये जो एवोगैड्रो नंबर आता है ये आता कहाँ से, तो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आ रहा है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। एवोगैड्रो यहाँ से भी कर लेना इसको, एवोगैड्रो नंबर ये कहाँ से आता है, स्पेलिंग्स में हो रही है कहीं भी, आप समझ जाओगे। खैर देखो, एवोगैड्रो नंबर आ कहाँ से रहे, हमने बोला कि कार्बन का मास, सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, हमने बोला 12 होता है। 12 क्या होता है भाई, AMU या 12 ग्राम। ठीक है, सॉरी 12 ग्राम लिख लेते हैं, मोलर मास जिसे हम आगे पढ़ने वाले, कि कार्बन का मास कितना है, 12 ग्राम। ठीक है, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब अगर ये एक्चुअल में, इसको हम क्या करेंगे भाई, इसको हम एक्चुअल मास से, 1 एटम के मास से, देखो ये तो ग्राम, ये तो मोलर मास है जिसको हम आगे भी पढ़ने वाले हैं।
अगर इस 12 को हम 1 एटम के एक्चुअल मास से डिवाइड करेंगे, देखो एक्चुअल मास कितना निकला था, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी ने कितना दिया था, उसने बोला था कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12, उसका मास कितना दिया था, इतना, ये ग्राम। तो अगर मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ, यानी मैं कर देता हूँ 1.99, इसको इस तरह से डिवाइड कर देता हूँ 1.99 इंटू 10⁻⁻23। इससे अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। यहाँ से मुझे मिलता है भाई एवोगैड्रो नंबर। आपको ये भी याद रखना है कि एवोगैड्रो नंबर कहाँ से आ रहा है। यानी अगर मैं मोलर मास को डिवाइड कर देता हूँ मास ऑफ 1 एटम से, मास ऑफ, देखो ये मोलर मास है, आपको ध्यान रखना है, मोलर मास वैसे पढ़ेंगे हम आगे, आगे भी हम इसको पढ़ने वाले हैं कि मोलर मास क्या होता है। तो ये जो मोलर मास को मैं अगर मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन से डिवाइड कर देता हूं, सो आई विल गेट एवोगैड्रो नंबर। इसको डिटेल में आगे पढ़ते हैं, तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं हम लोग। फिलहाल हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो देखो मॉलिक्यूलर मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम बोलते हैं इसको सम ऑफ द एटॉमिक मास, सम ऑफ द एटॉमिक masses of all the atoms, of all the atoms present in a molecule, present in a molecule। किसी मॉलिक्यूल में जितने भी आपके पास एटम्स प्रेजेंट होंगे उनके एटॉमिक मासेस का सम जो होगा दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। फॉर एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे CH4 में ले लूँ, यहाँ पे CH4 का एग्जांपल। तो देखो इसमें 2 एलिमेंट है, उनके आपके 5 एटम्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक कार्बन के और 4 हाइड्रोजन के। तो देखो इनका एटॉमिक मास का मुझे सम करना है, यानी कार्बन का जैसे एटॉमिक मास होता है 12 प्लस देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, लेकिन यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ आपको दिख रहे होंगे 4 हाइड्रोजन। सो टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कितना, 16। ठीक है, तो टोटल मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया भाई, 16 ग्राम इसका हो गया। तो आपको ये याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास हमें कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना, आपको एटम्स के मास को आपको ऐड करते हुए जाना है। जैसे इसका 12 हाइड्रोजन, जितने भी एटम्स किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं उन सब के एटॉमिक मासेस का हमें सम करना है। तो देखो आपको ज़्यादातर एटॉमिक मासेस याद करने की ज़रूरत है नहीं, वहाँ पर आपको इतना सब डिटेल में याद नहीं रखना है। बस आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है कुछ कॉमन नेम्स हैं जिनको आपको याद रखना है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और फिर आपके पास आ गया नियॉन भी है, साथ में आप यूज कर सकते हो, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम। ठीक है, ये कॉमन है, देखो ये कॉमन है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। बाकी जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनके नाम आपको पहले से गिवन होते हैं। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन हो गया, या फिर फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, मैग्नीज। ठीक है, उस तरीके से आप एक के आपके पास जिंक भी आ गया। तो इनके आपको एटॉमिक नंबर याद रखने हैं, बस ज़्यादा एटॉमिक नंबर आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हीलियम का होता है भाई 4, लिथियम का होता है 7, बेरिलियम का होता है कितना, बेरिलियम का होता है आपका 9। ठीक है, बोरोन का 10 होता है, कार्बन का 12 होता है, आप जानते हो। नाइट्रोजन का कितना होता है भाई, नाइट्रोजन का होता है नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का कितना होता है, फ्लोरीन का होता है आपका 19। ठीक है, और फिर आपके पास आ गया सोडियम 23.5 होता है, और ये आपका मैग्नीशियम आ गया 23 के अप्रॉक्स आप रख लीजिए, इसका 24, एल्यूमिनियम का होता है भाई 27, सिलिकॉन का 28, फॉस्फोरस का होता है 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5। अब इसको थोड़ा सा और देखना ध्यान से, क्लोरीन का जो मास है बच्चे 35.5 क्यों होता है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम आइसोटोपिक मास पढ़ रहे होंगे। पोटेशियम का यहाँ पर होता है 39, कैल्शियम का 40, क्रोमियम का होता है कितना 52, मैग्नीज का 55, और जिंक का होता है 65। ये कुछ ऐसे मासेस हैं जिनको आपको याद रखने की जरूरत है। बाकी क्योंकि ये कॉमन है तो ये आपको हो सकता है आपके मेमोरी बेसिस पे कंसीडर करके वो आपके इनके मासेस ना दें आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन बाकी जो अब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नेम्स आएंगे उनके मासेस आपको वहाँ क्वेश्चंस के ऊपर मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे लिख देते हैं वो मासेस दे देंगे उनके। लेकिन जैसे कुछ कॉमन है इनके मासेस आपको नहीं मिलेंगे, या मास आपको याद रखने हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट है, सभी याद नहीं रखने मास, लेकिन ये याद रखने हैं। अब देखो ये तो था भाई मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हम बात करें, एक और टर्म आता है आपके पास जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला मास। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मूला मास। अब ये अलग चीज है कि ये फॉर्मूला मास क्या हुआ।
अभी मॉलिक्यूलर मास तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला मास का क्या चक्कर है? देखो मॉलिक्यूलर मास हम बात किसकी कर रहे हैं, जब हमारे पास कोई मॉलिक्यूल हो, ठीक है, क्या हो, कोई मॉलिक्यूल हो। लेकिन जब हम फॉर्मूला मास की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला मास में क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में ले लूँ मैं, जैसे NaCl है, तो NaCl क्या होता है बच्चे, NaCl होता है डज नॉट अकर एज अ मॉलिक्यूलर एंटिटी, किसी मॉलिक्यूलर एंटिटी की तरह ये अकर नहीं करता। ये क्या करता है भाई, ये क्या करता है, ये Na+ और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, Na+ और Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर जब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं NaCl, तो हम बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ईच Na+ इज सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव आयंस और वाइस वर्सा। ठीक है बच्चे, और वाइस वर्सा का मतलब है कि ईच Cl नेगेटिव आयन विल बी सराउंडेड बाय 6 Na पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास की तो बात कर ही नहीं सकते, ये तो मॉलिक्यूल है ही नहीं, यहाँ तो एक आयनिक कंपाउंड बन रहा है। ठीक है बच्चे, ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसमें डिस्क्रीट मॉलिक्यूल एंटिटीज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर ये Na+ और Cl नेगेटिव आयन आपस में एक दूसरे को सराउंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक टर्म यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला मास। देखो अंतर कुछ भी नहीं है इसमें, तो द टर्म फॉर्मूला मास इज यूज्ड, देखो अंतर इसमें कुछ नहीं, यहां पर हम बस आयनिक एंटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम फॉर्मूला मास का यूज करते हैं, अदरवाइज आप मॉलिक्यूलर मास का ही यूज करते हैं। देखो अंतर क्यों नहीं है, देखो जब हम NaCl की बात करेंगे तो हम इसका मास अगर लिखेंगे तो सोडियम का सपोज 23 है, आप जानते हो ये तो, और क्लोरीन का 35.5 है, तो ये टोटल मास हो जाता है हमारे पास 58.5 ग्राम। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपके पास इसका फॉर्मूला मास होता है। तो फॉर्मूला मास के लिए आपको ध्यान रखना है, ये आयनिक एंटिटीज के लिए हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूलर मास आप सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज करते हैं। अब चलते हैं मोस्ट अवेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं भाई मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, किसके बारे में, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट है क्या, पहले ये चीज समझते हैं। आपने पहले भी इसको पढ़ा होगा, पहले भी इसको समझा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा नया, थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम इसको समझेंगे कि ये है क्या। आप इसे जितनी बार पढ़ेंगे आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा मजबूत होगा। और मैंने जैसे कहा था फिजिकल केमिस्ट्री का ये फाउंडेशन है, तो आपको इसे अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखो मोल हम कब यूज़ कर रहे हैं, देखो पहली चीज़, मोल जो हम यूज़ कर रहे हैं इसका सिंबल होता है मोल। ठीक है, और वो होता है SI यूनिट, SI यूनिट होती है ये, जो ये मोल हम यूज़ कर रहे हैं SI सिस्टम में यूनिट होती है, सिंबल मोल है। अब जैसे क्या होता है बच्चे, आप क्या करते हो, 1 डजन, जैसे 1 डजन होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 12 आइटम्स को। 1 डजन रिप्रेजेंट करता है 12 आइटम्स को। उसी तरीके से जो स्कोर होता है 1 स्कोर, वो रिप्रेजेंट करता है 20 आइटम्स को। ठीक है, और उसी तरीके से 1 ग्रॉस जो होता है, 1 ग्रॉस रिप्रेजेंट करता है 144 आइटम्स को। आपने देखा होगा, इस सब के बारे में पढ़ा है। 1 ग्रॉस 144 आइटम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब थोड़ा आगे देखेंगे इसमें कि सेम तरीके से देखो, ये तो आपके पास एक माइक्रोस्कोपिक काउंटिंग यूनिट्स होगी या फिर माइक्रोस्कोपिक आइटम्स होगी। अगर मैं बात करूंगा माइक्रोस्कोपिक एंटिटीज के लिए, ठीक है, सो हम क्या यूज करते हैं बच्चे, वी यूज मोल। हम क्या यूज करते हैं, मोल, टू काउंट व्हाट, एंटिटीज को काउंट करते हैं हम लोग एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल। भाई माइक्रोस्कोपिक लेवल की जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, मोल यूज कर रहे हैं, बस आपको इतना समझना है। अब ये मोल को थोड़ा और ज्यादा देखते हैं कि मोल का मतलब क्या हो। तो 1 मोल आपको समझना है, 1 मोल का मतलब हुआ 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। क्या हुआ, एंटिटीज। अब ये एंटिटीज का मतलब क्या हो सकता है, तीनों हो सकते हैं, एटम्स हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, और आयंस हो सकते हैं, यानी कुछ भी हो सकता है। यानी 1 मोल का मतलब क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज। तो भाई देखो, अब ये जो नंबर है हमारे पास 6.023 इंटू 10⁻23 एंटिटीज, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर, जो हमने अभी पीछे पढ़ा था
एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है, इसी को हम एवोगैड्रोस नंबर यहाँ पर बोल रहे हैं, दैट इज Na से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 मोल, देखो 1 मोल, देखो मैंने क्या कहा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एंटिटीज को काउंट करने का तरीका है मोल, ठीक है। अगर मैं आपसे कह रहा हूं 1 मोल पेंसिल्स में आपको बात करूं, बहुत सिंपल टर्म में देखते हो, 1 मोल में आपको पेंसिल्स की बात करो, तो मैं कितनी पेंसिल्स की बात कर रहा हूँ, 6.023 इंटू 10⁻23 पेंसिल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 1 मोल CO2, तो मतलब CO2 के 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, समझ रहे हो आप, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ठीक है भाई। तो ये एंटिटीज को काउंट करने का तरीका है बस। और वो 1 मोल में कितनी एंटिटीज आती हैं, जैसे 1 डजन में 12 आइटम्स आती हैं, 1 ग्रॉस में 144 आती हैं, 1 स्कोर में आपको 20 आती हैं। तो उसी तरीके से 1 मोल में इतनी एंटिटीज आती हैं, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो, या आपके आयंस हो, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको इतना समझना है कि 1 मोल हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं एक बल्क में किसी क्वांटिटीज को, ठीक है। अब थोड़ा और देखते हैं इसमें। अब बात करते हैं एक मोलर मास, एक टर्म आता है, बहुत बढ़िया टर्म है, मोलर मास। अब मोलर मास अलग चीज हुई है भाई, मोलर मास अलग चीज है, जो अभी अभी हम पढ़ रहे हैं, इसको समझते हैं। मोलर मास क्या है, तो मोलर मास है मास ऑफ 1 मोल, ये है क्या, मास ऑफ 1 मोल। 1 मोल भाई, 1 मोल का मास है ये, ठीक है, किसमें, इन ग्राम्स, थोड़ा ध्यान रखना, ये किस में लेते हैं हम लोग बच्चे, ग्राम्स में, मास ऑफ 1 मोल। तो मोलर मास का मतलब क्या हुआ, मास ऑफ 1 मोल। अब इसको समझते हैं, मास ऑफ 1 मोल क्या हुआ जिसे हम बोल रहे हैं। तो जैसे मैं आपसे बात करता हूं मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मैं आपको निकालने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। यहां पर मैं बात करता हूं मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन, मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन मैं आपसे बोलता हूं, ठीक है। आप निकाल रहे हैं मोलर मास नाइट्रोजन का। तो आप बोलेंगे भाई मोलर मास में कैसे निकालेंगे, तो देखो मोलर मास हम निकालते हैं कैसे, 14 मोलर मास आप जानते हैं उसका एटॉमिक मास क्या होता है नाइट्रोजन का, 14 AMU होता है, ठीक है। अब मुझे इसका क्या निकालना है भाई, मोलर मास। तो जब भी मुझे मोलर मास निकालना होगा, मैं इसके किससे रिप्रेजेंट कर, किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 1 मोल एंटिटीज से, 1 मोल एंटिटीज से। 1 मोल एंटिटीज क्या होता है, अवोगैड्रो नंबर होता है। 1 मोल एंटिटीज क्या होता है यहाँ पे, अवोगैड्रो नंबर, दैट इज Na। तो मैं अगर मोलर मास निकाल रहा हूं जब भी, तो मैं एटॉमिक मास की मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, एवोगैड्रो नंबर से कर दूंगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा और आगे फॉरवर्ड करते हैं, देखो जैसे 14 AMU। अब देखो AMU की वैल्यू क्या है, देखो AMU की जगह मैं क्या रख सकता हूं, थोड़ा समझते हैं इसको, पीछे देखते हैं कि AMU की वैल्यू हमने क्या रखी थी। यहां ध्यान से देखिए 1 AMU, 166 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और हमने इसे क्या बोला था, 1/Na के बराबर होता है, 1/Na के बराबर। आप थोड़ा ध्यान से समझना, 1 AMU की जगह मैं क्या रख सकता हूँ बेटा, 1/Na रख सकता हूँ। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा पीछे से देख लीजिए वीडियो, बैक करके रिवाइंड करके देख लीजिए। 1 AMU का मतलब हुआ 1/Na। अब मैं सेम क्वांटिटीज आगे रखता हूँ, 1 AMU की जगह मैं 1/Na रख के देख, तो देखो बच्चे 1 AMU की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, 1/Na रख रहा हूँ, इंटू Na हमारा हो गया, Na से हो गया हमारा Na कैंसिल। मोलर मास क्या आ गया बच्चे, 14 ग्राम। मोलर मास क्या आ गया, 14 ग्राम। थोड़ा ध्यान रखना, ये 14 AMU एटॉमिक मास था, इसको हमने मल्टीप्लाई करा किससे, एवोगैड्रो नंबर से, और यानी 1 मोल से, 1 मोल से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मोल एंटिटीज से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें क्या मिल गया बच्चे, मोलर मास मिल गया, एंड दैट वाज 14 ग्राम। आपको समझना है ये कैसे हुआ। अब ये तो हो गया बच्चों 14 ग्राम। अब देखो नाइट्रोजन के लिए हम लोग दो चीजों को डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, कौन सी चीजों को डिफाइन कर रहे हैं, देखो ध्यान से समझना इसको, दो कौन कौन सी चीजों को डिफाइन कर रहे हैं। पहले तो हमने बोला नाइट्रोजन का मास कितना है भाई, 14 AMU है, बोला हमने नाइट्रोजन के मास को। उसी तरीके से हमने बोला कि नाइट्रोजन का मास हमने सेम तरीके से फिर से दोबारा कह दिया कि 14 ग्राम है भाई। तो अंतर क्या है भाई इनमें, है ना, अंतर क्या है इनमें, तो देखो ये है मास ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम, ये एक एटम का मास है बच्चे, ध्यान से समझना, ये एक एटम का मास है। ये है मास ऑफ 1 मोल, ये क्या है बच्चे, मास ऑफ 1 मोल एटम्स, मास ऑफ 1 मोल एटम्स। 1 मोल एटम्स का मतलब 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, अब देखो भाई 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं, क्योंकि हमने इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर रखा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एवोगैड्रो नंबर से हमने मल्टीप्लाई करा था,
यानी मास ऑफ एन एटम, ये जो मास ऑफ एन एटम आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको ये वाला पार्ट को हमने एवोगैड्रो से नंबर मल्टीप्लाई करा तो मास ऑफ 1 मोल हमें मिल गया था। तो ये जो ग्राम में आपको दिख रहा है मास ऑफ 1 मोल इसे कहते हैं, या आप इसको कहते हैं GAM। GAM का मतलब हुआ ग्राम एटॉमिक मास। क्या हुआ? ग्राम एटॉमिक मास। तो ये तो हो गया आपके पास ग्राम एटॉमिक मास। अब ये जो 14 AMU हमने लिखा था ये था बच्चे मास ऑफ एन एटम, ठीक है, या फिर हम इसको RAM कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। क्या कहते हैं इसको? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो जब भी आपको रिलेटिव एटॉमिक मास को मोलर मास में बदलना होगा तो आप क्या करेंगे? उसको Na से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। या 14 AMU को बदलना तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया Na से, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये बिल्कुल सिमिलर आएगा, 14 ग्राम आएगा। अगर मैं ऑक्सीजन के लिए बात करूंगा, सेम टर्म में मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा, ऑक्सीजन को लेके, तो ऑक्सीजन का देखिए, जो ऑक्सीजन के लिए भी मैं 2 मास डिफाइन कर सकता हूं। देखो कैसे, एक तो वही हो जाएगा 16 AMU और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे आपका 16 ग्राम। तो जो जब आप ग्राम में देखेंगे तो आपको याद रखना ये कैसा मास है? मोलर मास है भाई। और ये जो AMU में आपको दिख रहा है ये कैसा मास है? ये है मास ऑफ एन एटम, ठीक है, मास ऑफ एन एटम, ये जरूर आपको याद रखना है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट में हम मोल कॉन्सेप्ट में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है, और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच।